पिछले पार्ट में निदेशक के सपने में जो आर्मर में शख्स था जिससे मैंने लड़की कहा था, वही एल्व्स का पहला राजा था और उसकी तलवार का प्रयोग करने पर निदेशक को अभिशाप लगा था। अगला पार्ट वहीं से शुरू होता है। बारिश की धीमी थपथपाहट लकड़ी की छत से टकरा रही है। बाहर की दुनिया धुंध में छिपी है और भीतर दो परछाइयां सामने सामने बैठी हैं। लिन जी, रहस्यमय किताबों का रखवाला, और निदेशक, वो आदमी जो एक अभिशप्त तलवार के बोझ तले था। लिन धीमे मुस्कान के साथ, कप थामते हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूं जो सही है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर ना? निदेशक बुक को थामे हुए खड़ा होता है, आंखों में चमक, आवाज में दृढ़ता। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, बल्कि पहले से भी बेहतर। लिन मन में सोचता है हल्की मुस्कान के साथ। वह बहुत ही भयंकर आभा बिखेरता है। यह साफ है, यह आदमी पूर्व सैनिक है ना? लगता है मेरा निर्णय सही था, जैसा कि मैं स्वयं से अपेक्षा करता हूं। मैं काफी विश्वसनीय हूं। मन ही मन मुस्कुराकर सोचता है, आंखें बंद करते हुए। अब इस दादाजी को देखकर लगता है कि वो एक ही मुक्के में किसी को भेज सकते हैं हम लोग। अगर ओल्ड विल्ली का शरीर इतना नाजुक ना होता तो शायद उड़ गया होता। सौभाग्य से वे दोनों अच्छे मित्र हैं। निदेशक थोड़े शर्मिंदा स्वर में, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तो बस रुककर आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको इतना परेशान कर दिया। लिन किताब पढ़ते हुए हंसकर, यह कोई परेशानी नहीं है। मैंने मिस्टर वाइल्ड से भी ऐसी ही बातें कही थी। यहां आने वाला हर व्यक्ति मेरा मेहमान है और अपने मेहमानों की मदद करना यही मेरा काम है। निदेशक आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए सोचता है, मुझे लगता है अब मैं इनके काम करने के तरीके को समझ गया हूं। यह किताबों की दुकान का मालिक तटस्थ है। जो भी व्यक्ति इस दुकान में आता है वह उसका ग्राहक है, चाहे वह कोई भी हो। दयालुता की ऐसी निरंतर धारा मैंने केवल एक जगह देखी है, एल्व्स में। नैरेटर धीमे स्वर में, दृश्य एल्व्स की कल्पना की ओर जाता है। वह प्राचीन जाति जो सुंदर, ज्ञानी और समय से परे थी। निदेशक मन में सोचता है, अगर लिन जी उन्हीं में से एक हैं तो अब सब समझ आता है। उन्होंने इतना लंबा जीवन जिया होगा कि अच्छाई और बुराई उनके लिए बस रंगीन छायाएं रह गई होंगी। अब वह केवल देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और शायद थोड़ी मदद करना चाहते हैं। नरेटर गंभीर सुर में, धीमी प्रकाश में कैंडेला का दृश्य उभरता है। कैंडेला एल्वेन साम्राज्य का राजकुमार, जो बाद में बना चंद्र एल्व्स का पहला राजा, और वही पहला पागल, महान प्लेग का स्रोत, जिसने खुद को अपनी ही तलवार से समाप्त कर दिया। निदेशक मन में सोचता है, उसकी आत्मा तलवार में बदल गई, एक शाप जो अपने धारक को पागलपन की ओर ले जाता है। और आज मैंने उस तलवार को थामा था, लेकिन यह पुस्तक जैसे वह उसे शांत कर रही हो। क्या यह सब केवल एक सामान्य इंसान के बस की बात है? निदेशक ध्यान से लिन को देखता है। मन में ऐसी किताब का मालिक या तो कोई प्राचीन एल्फ हो सकता है या कोई राक्षसी विद्वान जिसने संसार का सारा जादू पी लिया हो, और अब वह समय के परे किसी ऐसे शरीर में है जिसमें ईथर तक नहीं बचा। अब सब कुछ समझ आ गया है। निदेशक हाथ बढ़ाकर विनम्रता से पूछता है, अभी आपने कहा था कि यह किताब सिर्फ एक ही प्रति है और आपको यह पढ़ना बहुत पसंद है, तो क्या मैं इसे उधार ले सकता हूं? लिन मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, ओह देखो, उसे किताब से प्यार हो गया, कितना मासूम है। लिन अलाउड नरम मुस्कान के साथ, बिल्कुल, अगर मैं इसे आपको उधार नहीं दे सकता तो इसकी सिफारिश क्यों करता? मन में अब आता है मेरा पसंदीदा हिस्सा, थेरेपी टाइम। लिन सीधा निदेशक की ओर देखते हुए गंभीर लेकिन कोमल स्वर में, सच कहूं, जिस क्षण मैंने आपको देखा मैं जान गया यह पुस्तक आपके लिए ही है। आपके जैसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ जिनकी आत्मा अभी भी युद्ध में उलझी हुई है, जो सोचते हैं काश मैं और मजबूत होता, और खुद को हर एक हादसे का दोषी मानते हैं। यही दोष धीरे धीरे आत्मसंदेह बन जाता है और आत्मसंदेह आत्मघृणा में बदलता है। लिन गहरी नजर से देखता है, आवाज शांत पर सधी हुई, लेकिन सच ये है कि आपने कभी हार नहीं मानी। आप अब भी सांस ले रहे हैं और यही बात आपको सबसे मजबूत बनाती है, धीमे, गहराई से। कभी कभी दयालुता एक शक्ति बन जाती है और कभी कभी वही दयालुता सबसे बड़ी कमजोरी। निदेशक की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। वह अतीत की याद में डूबा है, सोचते हुए,
मैं 2 यूजर्स से मिला, दोनों का आखिरी अफसोस यही था, मैं काफी नहीं था। क्या वाकई दयालु होना एक गलती है? लिन शांत हंसी के साथ, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन असली शब्द है कमजोरी। धीरे से घूरते हुए, उनकी नैतिकता और जिम्मेदारी ही उन्हें मजबूत बनाती है, लेकिन अंदर से वो बेहद नाजुक होते हैं। ऐसी दयालुता दूसरों को बचा सकती है, लेकिन खुद को नहीं। निदेशक गहराई से सोचने लगता है। एक बार आत्मा टूटे तो फिर कोई भी जख्म जानलेवा बन जाता है। लिन धीरे से मुस्कुराते हुए, कभी कभी आपको खुद को सुपर हीरो नहीं, बस एक आम इंसान मान लेना चाहिए। पीछे हटना भी साहस होता है। अंदर सोचते हुए चुपके से, ये शब्द सिर्फ उसी के लिए बनाए थे, उसे जरूर असर होगा। निदेशक आश्चर्य से, तो तलवार का अभिशाप नहीं, बल्कि परफेक्शन की भूख ही लोगों को पागल बनाती है। किसी ने पहले क्यों नहीं देखा? हाथ कांपते हैं। जो टूटता है वही ज्यादा महसूस करता है। लिन आंखों में शांति, अंदर से शैतानी हंसी। अगर आप चाहें तो इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्थायी परिणाम की गारंटी देता हूं। सोचते हुए, और एक दीर्घकालिक क्लाइंट मिल जाएगा? निदेशक घबराकर, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम कैंडेला का शाप लेना चाहते हो? पिछली बातें याद करते हुए, जोसेफ सबसे लंबा जीने वाला यूजर, क्योंकि उसने वक्त पर तलवार छोड़ दी थी। पवित्र ज्वाला, हाँ, शायद उसने शाप से बचने के लिए पहले ही हार मान ली थी। दांत पीसते हुए, शायद अब तलवार को उसका असली वारिस मिल जाए। निदेशक धीरे से, क्या तुम वाकई तैयार हो? ये आसान नहीं होगा। लिन मुस्कुराते हुए, फिक्र मत करो, मैं लाइफ कोच हूं और आप अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अगर चाहें तो ये किताब आप ले जाएं। निदेशक चौंकता है, यह आदमी, ये तो सचमुच एक देवता जैसा है। सोचते हुए, केवल लंबे समय तक जीने वाले ही इतनी दया समझ सकते हैं। निदेशक सीना तान कर, नहीं, मुझे आराम नहीं चाहिए। जब तक दुनिया में शांति नहीं आती मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन किताब 7 दिन के लिए उधार ले सकता हूं। लिन शांत मुस्कान के साथ, बिल्कुल, बस ये कार्ड भर दीजिए, नाम लिखिए, तारीख डालिए, और हाँ, कार्ड रद्द करने पर आधी राशि वापसी होगी। डार्क टोन में सोचते हुए, इस आदमी की अति नैतिकता ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। लगता है मुझे आगे एक और थेरेपी करनी होगी। निदेशक कार्ड भरता है, सोचते हुए, अंततः ये एक असली बुक स्टोर है। लिन किताब पकड़ाते हुए, तो फिर 7 दिन बाद मिलते हैं। निदेशक झुककर, मैं अब निश्चिंत हूं। अब सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं, अपने दिल की सुनना। एक सुनसान गली, हरी लाइट चमकती है, सीन बदलता है। हिडन चेंबर, टेबल पर विली कुछ लिख रहा है, एक खोपड़ी हवा में तैर रही है। विली चमकती आंखों से, वो आदमी, ज्ञान का सागर, घाटियों जितना गहरा और रहस्य से भरा। हंसते हुए सोचते हैं, यह बलिदान अनुष्ठान पागलपन लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कला है। बाहर आसमान की तरफ देखते हैं, काले शल्क वाला, बिना चेहरे वाला, वो फिर लौटेगा न्यूजन में। शैतान की हंसी, मास्क पहनते हुए, और भूतों के पंथ मुझे दिखाएंगे उस सभ्यता की असली झलक। ये सब श्रीलिन की कृपा है, और बदले में मैंने उसके लिए एक उपहार तैयार किया है, उसे जरूर पसंद आएगा। सीन, टावर ऑफ सीक्रेट राइट्स इंटेलिजेंस। इंटीरियर, रात का समय, हल्का अंधेरा, गिरते हुए पेन और नोटबुक। एक हाथ बिल्लियों को थामे कांपता है, चेहरा सामने आता है, वो है क्लाउड। हैरान होकर, क्या कहा आपने? लॉर्ड जोसेफ किताबों की दुकान में थे और सिर्फ उस लड़के के सामने खड़े होते ही वो वहीं गिर पड़े। वो बिल्लियों को थामे कुछ सोचता है, उसकी आंखों में अनिश्चितता और भय है। धीरे से, खुद से, ये कैसे संभव है? उसके पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। मन में, मुझे लोगों को इकट्ठा करना होगा, उसकी मदद करनी होगी, नहीं, रुकना होगा। अगर लॉर्ड जोसेफ भी उसे नहीं संभाल पाए तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम खतरनाक होंगे। टेबल पर रखा फोन अचानक बजता है। क्लाउड फोन उठाते हुए, किताब की दुकान पर सामान खरीदने वाले लोगों को कहां भेजा जाता है? अब क्या स्थिति है? फोन से आती आवाज सुनकर क्लाउड की आंखें फैल जाती हैं। क्लाउड, क्या वो बाहर आ गया? फोन में दूसरी ओर से आवाज आती है, ठंडी मजबूत आवाज। क्लाउड, क्लाउड सांस रोकते हुए, लॉर्ड जोसेफ, आप कैसे? नहीं, आपके आदेश? निदेशक गंभीर लहजे में, 23वीं स्ट्रीट से जांचकर्ताओं को तुरंत हटाओ, उस पुस्तक भंडार को क्लास 1 गोपनीय क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध करो। क्लाउड के होंठ सूख जाते हैं, वह बुदबुदाता है। क्लास 1? सोचते हुए,
ए अनियमित, पी पैनिकी, डी विनाशक, आई इन अनवास्तविक। क्लाउड सांस लेते हुए, लॉर्ड जोसेफ, वह किताबों की दुकान का मालिक कौन है? कट टू डायरेक्टर जोसेफ सड़क किनारे खड़ा, उसके आसपास कई बिल्लियां घूम रही हैं, उसकी आंखों में गहराई और चुप्पी है। निदेशक कहता है, क्या आपके पास कोई और है? क्लाउड गड़बड़ाता है, आह हाँ, मन में बकवास। उनकी आवाज से लग रहा है वो बहुत गुस्से में है। क्लाउड घबराकर हाथ में पकड़ी बिल्ली को टेबल पर हल्का सा मारता है। बिल्ली की आंखें बाहर आ जाती हैं। क्लाउड, मुझे खेद है लॉर्ड जोसेफ, मैं लापरवाह था। निदेशक धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, बिल्ली से खेलते हुए, अगर जानते हो कि लापरवाह रहे हो तो चुप क्यों नहीं रहते और काम क्यों नहीं करते? या क्या मैं तुम्हें आलू उगाने के लिए उत्तर की पहाड़ियों में भेज दूं? क्लाउड तेजी से सिर हिलाते हुए, नहीं, कृपया नहीं, मैं तुरंत आदेश भेजता हूं। निदेशक चल देता है। क्लाउड मन ही मन सोचता है, जब तक तुम उसके आदेश मानते रहो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो सख्त है लेकिन उसके दिल में गर्मी है, वो तेजस्वी है। यही है मेरे शिक्षक लॉर्ड जोसेफ का तरीका। फोन कॉल। क्लाउड किसी को जानकारी देता है। क्लाउड, बस यही सब मैं जानता हूं और यह अनुरोध तेजस्वी महान शूरवीर जोसेफ का है। यकीन है कि बड़े लोग समझेंगे। फोन से आवाज, ठीक है, मैं फाइल को तुरंत मंजूरी दूंगा। क्लाउड, धन्यवाद। फिर फोन में जोड़ता है, लॉर्ड जोसेफ, क्लास आई की फाइल बना दी गई है, जब आप लौटेंगे तो आपको उसकी जानकारी भरनी होगी। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। क्लाउड चौंक कर फोन गिरा देता है। निदेशक अपना कोट उतारते हुए, अच्छा काम क्लाउड, अभी तुम्हारे बगल में वो कौन था? क्लाउड बिल्ली को देखते हुए, ओह, ये हैं हमारे अन्वेषक ग्रेग मॉरिसन, जादूगर परिवार से हैं, रूप बदलने में माहिर और झकता है, फिर बोलता है, वह आपके फैन क्लब के 13 चैप्टरों के सदस्य हैं, हर साल 3 मिलियन खर्च करते हैं आपके नाम पर। यहां तक कि पिछले साल अब्राहम जोसेफ का नाम सोने में अंकित करें अभियान भी उन्होंने ही करवाया था। निदेशक कीबोर्ड पर टाइप करते हुए ठंडी मुस्कान के साथ, उसने जादूगर परिवार सच में अमीर होते हैं, सही कहा ना क्लाउड? क्लाउड, हाँ माय लॉर्ड। निदेशक बिना देखे टाइप करता रहता है। इन व्यर्थ चीजों पर पैसा खर्च करने के बजाय वह अपने तथाकथित आदर्श को धन दान क्यों नहीं करता? व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, क्या मैं उसे अपने साथ ले लूंगा प्रशिक्षु शूरवीरों की भर्ती के नाम पर। निदेशक ठंडी व्यावसायिकता के साथ, मैं उससे पैसे वसूल कर लूंगा, इसे निकट संपर्क में रहने की फीस समझिए, मुझे पूरा यकीन है वह खुशी खुशी भुगतान करेगा। क्लाउड मन में गुस्से से, क्या ऐसा नीच धन लोलुप और घटिया शूरवीर वो पैसे के लिए एक बच्चे को धोखा देना चाहता है? ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? दूसरी ओर सामने से शांत देखता है और कहता है, ठीक है, मैं इसका तुरंत प्रबंध कर दूंगा। निदेशक गंभीर लहजे में, अच्छा, इससे हमें उसकी याददाश्त मिटाने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। सिस्टम में रिपोर्ट फीड होती है। रिपोर्ट नंबर 1, 1113 क्लास 1 जॉन, बुक स्टोर 412 23वीं स्ट्रीट, अपटाउन न्यूजन जिला। खतरे का स्तर मित्रवत, संपर्क अनुशंसित नहीं, सुरक्षा स्तर शीर्षगुप्त, प्रक्रिया में टेलिंग, विवरण किताबों की दुकान के मालिक पर अमर होने, एकांत प्रिय होने और रहस्यमयी किताबें बेचने व उधार देने का संदेह है। इन किताबों में असामान्य और अज्ञात शक्तियां निहित हो सकती हैं। नोट, इस फाइल को पढ़ने वाले को चेतावनी दी जाती है, उस दुकान से दूर रहे। अगर कोई फिर भी जाना चाहता है तो उसे केवल शुभकामनाएं। सीन बदलता है। खिड़की के पास खड़ा निदेशक, एक छाया, फोन पर गुस्से में, मैं ठीक हूं, हाँ वाकई ठीक हूं, किसने कहा कि मैं मर चुका हूं? अरे यार, क्या मैंने रिपोर्ट अपलोड नहीं की थी? और नाइट सूट पहनते हुए, आप अंधे हैं क्या? चिंता मेरे अस्सा, अगर मैं मरूंगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मूर्खों ने मुझे नाराज कर दिया होगा। और सुनो, मैं छुट्टी पर हूं, कल जाकर क्लाउड को परेशान करना मुझे नहीं। फोन बंद करता है, फिर एक किताब उठाता है। निदेशक किताब पढ़ते हुए, अम्मा, अच्छा, तलवार अभी शांत और प्रसन्न है, अच्छा संकेत है। मेरे मूड में बदलाव किताब के प्रभाव के कारण नहीं है। दरवाजे पर दस्तक और फिर फोन की घंटी बजती है। मेलिसा बड़बड़ाते हुए अंदर आती है, क्या बकवास है, इस आदमी के पास दिमाग नहीं है क्या? ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ने 2 महीने पहले श्रम कानून बदला है, अब तो मेरा वेतन बढ़ना चाहिए और इस मानसिक क्षति के लिए मुआवजा भी दो। निदेशक उसे देखता है, शांत, सही मेलिसा, दूध पीना याद रखना। मेलिसा झुंझलाकर,
ठीक है पापा। हे भगवान, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पहले ही एक असामान्य रैंक की नाइट हूँ, और वो भी कैप्टन। निदेशक पीठ मोड़ते हुए, क्या ऐसा है? प्यारी बच्ची, मैं तो बस कह रहा था कि तुम दूध पीकर लंबी हो जाओ, लेकिन इस रफ्तार पर तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगी। मेलिसा के दिल में चोट लगती है, चेहरा शर्म और गुस्से से लाल। धत तेरी की। बूढ़े आदमी का दिमाग मांसपेशियों से भरा है। उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर पड़ती है। मेलिसा हैरानी से, एक किताब? क्या वो वास्तव में पढ़ता है? मैंने उसे कभी कोई किताब पढ़ते नहीं देखा। किताब खोलती है, पन्ने पलटती जाती है। दूसरी ओर निदेशक फोन पर गुस्से से चिल्लाता है, अरे यार, मुझे बार बार परेशान मत करो। किताब की दुकान का मालिक मुझे बिना किसी प्रतिरोध के बेहोश कर सकता था। अगर तुम में से कोई ये कर सके तो मैं तुम्हारे लिए भी एक गुप्त फाइल खोल दूंगा। और सुनो, कोई मूर्खता मत करना, सम्मान बनाए रखो, वरना मुझसे दया की उम्मीद मत करना। मेलिसा किताब को पढ़ रही होती है, फिर किसी की आहट से अचानक किताब बंद कर देती है, मासूमियत से बाहर जाने लगती है। निदेशक पीछे से, मेलिसा रुक जाती है, घबरा कर। नहीं, मैं। निदेशक दूध का गिलास उसकी ओर बढ़ाता है, दूध पीना याद रखना। मेलिसा गुस्से से दरवाजा बंद करके चली जाती है। निदेशक धीरे से मुंह चढ़ाते हुए, ये लड़की, क्या ये विद्रोही चरण में है? टेबल पर रखी फैमिली फोटो को देखता है, खुद, पत्नी और छोटी मेलिसा। निदेशक धीमे स्वर में सोचते हुए, जो भी हो, जब तक वह स्वस्थ और सुरक्षित बड़ी होगी सब ठीक है। बाहर सेलिना दीवार के पास टेक लगाकर खड़ी है। सेलिना धीरे सोचते हुए, यह पुस्तक किसने लिखी? नायक एल्विन राजा कैंडेला, जो बाद में एक जादुई तलवार बन गया। ओह, यह कहानी इतनी रोमांचक और वास्तविक क्यों लगती है? गुस्से से पर मासूमियत में। पर सबसे जरूरी बात, मैंने अभी इसे पूरा नहीं पढ़ा। मैं तो सबसे अच्छे हिस्से पर थी। अपने कमरे में बिस्तर पर गिरते हुए, वाह, मैं जानना चाहती हूं आगे क्या होता है। बेवकूफ पापा, वो सिर्फ ताकतवर और सुंदर ही नहीं, बेवकूफ भी है। धीरे से मुस्कुराती है, सांस छोड़ती है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिताजी जैसी उम्र के व्यक्ति ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं। शायद मैं उन्हें गलत समझ रही थी। याद करती है फोन कॉल पर निदेशक ने क्या कहा था। क्या यह किताब किसी उच्च स्तरीय पुस्तक भंडार से आई है? मुस्कान के साथ एक मंत्र बोलती है, सेलिना जादू करते हुए, डेटाबेस कुंजी, अनुमति पहुंच, वर्ग। उसके हाथों से ऊर्जा निकलती है, एक चाबी बनती है और स्क्रीनें उभरती हैं। सेलिना आश्चर्य से माँ का शुक्रिया करते हुए, यह काम कर गया। मैं अब भी माँ के अकाउंट से एक्सेस कर सकती हूँ। वह भले ही चली गई हो, पर उनका खाता सक्रिय है। आखिरकार वह एक उज्जवल शूरवीर थी। स्क्रीन में रिपोर्ट देखती है। सेलिना कहती है, बुक स्टोर वर्गीकरण क्लास आई, यूसुफ। हम मिल गया। रिपोर्ट पढ़ते हुए हल्की हंसी। मित्रवत, मैं जानती थी कोई डरावनी बात नहीं है। अगर मैं खुद जाकर इसकी जांच करूं तो कुछ भी नहीं होगा। टेबल पर रखे दूध को देखती है, मुंह बनाती है, एक ही सांस में पी जाती है, फिर हल्की झिझक के साथ। सेलिना अपने सीने को छूते हुए सोचती है, क्या इससे ये बढ़ेंगे, है ना? धीमी बारिश की आवाज, दूर गरजती बिजली और नीली धुंधली टोन में न्यूओजिन शहर का दृश्य। नैरेटर गंभीर टोन में, न्यूओजिन शहर पानी में डूबा हुआ और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर सन्नाटा है और चेतावनी अब लाल स्तर पर है। रेडियो पर आवाज आती है, निचला शहर बंद कर दिया गया है। जल निकासी प्रणाली अपनी चरम सीमा पर काम कर रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, अगर ये बारिश यूं ही जारी रही तो शहर का 1/3 हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। बुक स्टोर में पानी फैला हुआ है। लिन झाड़ू से पानी हटाते हुए थकी आवाज में, 1 हफ्ता हो गया और ये बारिश अब तेज होती जा रही है। रुककर सांस लेता है। अगर ये जारी रहा मुझे सच में एक नाव खरीदनी पड़ेगी। पसीना पोंछते हुए मुस्कुराता है। इस मौसम ने जीना हराम कर रखा है। ग्राहक, वो तो अब कहानी हो गए। फ्लैशबैक मोड। सुबह का सीन, जब पहली मंजिल पानी में डूबी हुई दिखती है। लिन हैरानी में। सुबह उठते ही देखा कि दुकान आधी डूब चुकी है। एक पल को लगा अब सब कुछ खत्म, पर शुक्र है किताबें बच गईं। कट। कैमरा चमकते फर्श पर स्लो झूम करता है। लिन हल्की राहत की हंसी के साथ, देखो सफाई के बाद ये फर्श कितना चमक रहा है। वाह लेन, तू तो चैंपियन है। कट। लिन गेट का शीशा साफ कर रहा है, सोचता है, पता नहीं बिल्ली सही सलामत घर पहुंचा या नहीं। इस मौसम में तो इंसानों के लिए बाहर निकलना मुश्किल है, बिल्ली का क्या ही कहे।
कट। मॉरिसन, वो बिल्ली, किसी निदेशक के ऑफिस में उछलते हुए देखता है। मॉरिसन खुश होकर आंखें मिचकाकर, आहा, यह है लॉर्ड जोसेफ का ऑफिस, हर कोने में उनकी खुशबू है। आंखें बंद कर रोमांच से, क्या मैं स्वर्ग में हूं? क्लाउड कहता है, हाँ, बहुत ज्यादा स्वर्ग। कट। एक आदमी गुस्से में टीवी देख रहा है। आदमी चिल्लाते हुए, धिक्कार है इस टीवी को, धिक्कार है इस बारिश पर। टीवी को पंच मारता है, हे भगवान, कोई है जो मेरी मदद करे? रुककर सोचता है, टीवी ठीक है तो शायद ब्रेकर फ्यूज हो गया, पर फ्यूज बॉक्स तो घर के बाहर है। नफरत से, इस बारिश में बाहर जाना, नो वे। वह आदमी खिड़की से बाहर झांकता है, उम्मीद से। रुको, शायद पड़ोसी मदद कर सके, वो अच्छा आदमी है, मुझे एक और मौका देना चाहिए। दरवाजे की ओर जाते हुए मुस्कुराता है, ओ मेरे प्यारे पड़ोसी, क्या आप वहां हैं? वहां से आवाज आती है, हाँ, क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? आदमी चमकते चेहरे से, मैं जानता था। दूसरी ओर लिन खड़ा है। आदमी बात करते हुए, मेरा टीवी बंद हो गया है और ब्रेकर पीछे की दीवार पर है, क्या आप देख सकते हैं? लिन, बिल्कुल, मैं देखता हूं। कैमरा स्लो पैन करता है। जैसे ही लिन दरवाजे की ओर मुड़ता है, उसे कुछ महसूस होता है, धीरे से। ओ, यह एहसास। स्लो मोशन में काली परछाई सामने आती है, आंखें चमक रही हैं। नैरेटर, वो स्याही जो लिन को न्यूयोर्क में लाई थी। लिन हल्की मुस्कान के साथ, ओ स्याही, बहुत वक्त हो गया, क्या आप मेरी मदद करने आई हैं या फिर मेरी किताबें चुराने? स्याही हाथ हिलाकर इशारा करती है, बाहर चलो। लिन आश्चर्य में, बाहर? क्या आप मेरी मदद करना चाहती हैं? स्याही सिर हिलाती है। लिन हल्की मुस्कुराहट से, ओह माई, स्याही कभी कभी वाकई में बहुत प्यारे और विनम्र हो सकती हैं। सोचते हुए, पिछली बार उसने कहा था किताबें उधार देने से उसे लाभ होगा, और अब वो मुझ पर उपकार जताने और अपनी कृतज्ञता दिखाने आया है। हाथ हिलाते हुए सोचता है, अगर मैंने नहीं कहा तो शायद इसकी भावनाएं आहत हो जाएं। आखिरकार यह मदद करने के लिए यहां तक आया है। धीरे से मुस्कुराकर, तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। गेट खुलती है, स्याही बाहर जाती है। बारिश की बूंदों के बीच छप छप करती हुई वह सर्किट ब्रेकर तक पहुंचती है। स्याही स्विच ऑन करती है। दूसरी ओर पड़ोसी टीवी ऑन होते ही चौंकते हुए, हाँ ठीक है, धन्यवाद, मैं अगली बार भी आपकी मदद मांगूंगा। स्याही लौटती है, भीतर आती है। लिन सिर झुकाते हुए, आपका स्वागत है। पड़ोसी फिर टीवी देखने लगता है, आवाज कम करता है। पड़ोसी मुस्कुराते हुए सोचता है, एक अच्छा पड़ोसी होना वाकई अच्छी बात है। ठीक है, वापस टीवी पर। स्क्रीन पर एक झलक, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, हल्की सी कंपन। पड़ोसी डरते हुए, ये क्या है? टीवी स्क्रीन में वही स्याही नजर आती है, आंखें गोल, लाल चमकती हुई, डरावनी। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। लिन आराम से कुर्सी पर बैठे हुए किताब खोलते हुए, एक और दिन, एक और अच्छा काम, हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, कितना अच्छा हो अगर मेरे पड़ोसी बॉस मेरे इन अच्छे कार्यों को याद रखें और मेरे व्यवसाय को बढ़ावा दें। तभी दरवाजे पर लगी घंटी बजती है। लिन कुर्सी से उठते हुए, कोई और ग्राहक पहले से ही दरवाजा खोलते हैं। सामने विली खड़ा है, अपना छाता मोड़ते हुए। लिन आश्चर्य में, ओह, क्या ये ओल्ड विली नहीं है, इतनी जल्दी वापस? सोचते हुए, मास्क की पसंद से ज्यादा इनके फैशन का चयन हमेशा इंग्लिश सज्जनों जैसा होता है। लिन मुस्कुराकर, आज मौसम वाकई में खराब है, लेकिन फिर भी तुम आए, कोई जरूरी काम है बूढ़े विली? विली गंभीरता से सिर झुकाते हुए, आपकी जो दयालुता मुझ पर हुई उसकी तुलना में यह मौसम कुछ भी नहीं। इस बार मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूं। लिन गंभीर होते हुए, मैं पिछली बार आपके गार्गोयल उपहार से पहले ही बहुत संतुष्ट था। अगर इस बार भी आपने कोई मूल्यवान वस्तु देने का निश्चय किया है तो स्वीकार करने से पहले मैं जरूर सोचूंगा। विली हौले से मुस्कुराते हुए सोचता है, मिस्टर लिन मुझे फिर से सांत्वना दे रहे हैं। इस बार जो उपहार मैं लाया हूं उसकी तुलना में पिछली बार का गार्गोयल सेट कुछ भी नहीं, हल्का सा पॉज। हालांकि आपकी विनम्रता और आपकी विचारशीलता आज भी वैसी ही बनी हुई है। विली मन ही मन सोचते हुए, अब उनके उपहार के कारण मैं अवर्णनीय रैंक तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर हूं। अतः यह उपहार जिसे तैयार करने में मुझे पूरे 2 वर्ष लग गए,
शायद उस दयालुता से मेल खा सके जो मुझे मिली। धीरे से सिर उठाते हुए कहता है, आपको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए इसका अब कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। एक पॉज। विली, लेकिन यह आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे सचमुच बुरा लगेगा। लिन हंसते हुए, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं ओल्ड विली, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। हौले से किताब बंद करते हुए, वैसे भी मुझे अभी तक नहीं पता कि आपने क्या तैयार किया है, पहले मुझे इसे देखने दीजिए। विली धीरे से मुस्कुराते हुए, यह एक ऐसा उपहार है जिसे तैयार करने में मुझे पूरे 2 साल लगे हैं। वह टेबल के किनारे हाथ रखता है, धीमे से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। हाथ हटाता है। टेबल पर एक महीन कागज में बना हुई वस्तु धीरे से झलकता है। लीन धीरे से, क्या यह एक ड्रीम कैचर है? आंखों में हल्की चमक। सोचते हुए लिन मन में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड विली मुझे इस तरह का उपहार देगा। कितना पुराना और विशिष्ट अनुभव। पूर्व की जिंदगी याद करते हुए, कुछ वर्षों पहले, अपनी मृत्यु से पूर्व के वर्षों में मैंने एक लोक संस्कृति प्रशंसा समारोह में भाग लिया था। वहीं मैंने ड्रीम कैचर के बारे में पहली बार जाना। ड्रीम कैचर मूल अमेरिकी संस्कृति का एक पवित्र प्रतीक। उनका मानना है कि रात की हवा सपनों से भरी होती है और केवल ड्रीम कैचर ही सुंदर सपनों को कैद करते हुए दुःस्वप्नों को दूर कर सकता है। यादों में गहराई से डूबते हुए एक बुजुर्ग मूल अमेरिकी से हुई बातचीत में मुझे ड्रीम कैचर की पुरानी किंवदंतियां सुनने को मिली। वे मानते हैं कि शक्ति और ज्ञान नींद के माध्यम से स्वप्नदर्शी के मोतियों में इकट्ठा हो सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति आत्मा और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संवाद कर सके। यादों से बाहर आते हुए लिन धीरे से मुस्कुराते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से एक ड्रीम कैचर देखूंगा, और वह भी यहां इस जगह पर। विली आदर से सिर झुकाते हुए, आप वास्तव में ज्ञानी हैं मिस्टर लिन। ड्रीम कैचर को निहारते हुए सोचते हैं, हाँ, ड्रीम कैचर दुर्लभ जादुई उपकरण है, लेकिन उनका मूल्य वस्तु में नहीं होता, वो मूल्य उस जाल में है, उस जाल में बुने हुए सपनों में है। लिन ध्यान से ड्रीम कैचर को देखता है, मन में सोचता है, इन बारीक धागों और समग्र गुणवत्ता को देखकर लगता है यह ड्रीम कैचर पूरी तरह से हाथ से बुना हुआ है। एक धीमी सांस भरता है, और हाल ही में बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। ओल्ड विली, तुम बूढ़े हो सकते हो लेकिन चालाक हो। क्या एक विचारशील उपहार है? लिन मुस्कुराकर गर्मजोशी से, ये वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। धन्यवाद पुराने चालाक। विली धीरे और आदर के साथ, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम आपको वह दे सके जिसकी आपको जरूरत है। वह मुड़ता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। वर्षा अब भी लगातार गिर रही है। विली सोचते हुए गेट से बाहर निकलते हुए, इस जाल ने एक सुंदर स्वप्न को कैद किया है, लेकिन उसमें एक भयानक खतरा भी छिपा है। स्वप्न की दुनिया अवर्णनीय स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति की आत्मा को तुरंत कुचल सकती है। विली आकाश की ओर देखते हुए सोचता है, लेकिन श्रीमान लिन जैसे उच्च स्तरीय व्यक्ति के लिए यह न केवल एक दुर्लभ उपहार है, शायद एक आनंददायक अनुभव भी। गेट बंद होता है, धीमी हवा बहती है। स्वीट ड्रीम्स।